हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर फॉर स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर के लिए यू वी और आर के बीच हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस और आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए करते हैं। सपोज करें कि ये आपका मिरर हो गया ए बी, है ना, और ये कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। अब हम इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया मिरर का, और ये पॉइंट क्या होगा P, जैसा कि डेफिनेशन है मिरर का, है ना। और इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज करें C है, ये है ना। और हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही छोटे साइज का O। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे और क्या होगा, मिरर पे कहीं ना कहीं इंसिडेंट होगा। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जहां पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं एम। अब क्या होगा कि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से रे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एक और रे को हम लेते हैं दिखाने के लिए। वो किस एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लोगे तो क्या होगा कि उसी पाथ पे वापस लौट आता है, जैसा कि हमने रे डायग्राम में बताया है। तो क्या हो गया कि ये पॉइंट क्या हो गया कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा हो इमेज वहीं पे बनता है। तो यहां पे इमेज हो गया आई, है ना। और अब एक और काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये कि यहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एम तक, सी से एम तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि क्या होगा मिरर पे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेडियस है सी एम, है ना। और फिर ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये भी क्या होगा कि आई ही होगा, है ना। मैंने आई और आर को इक्वल होता है, इसलिए मैंने दोनों को आई ही लिखा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला सपोज करें कि प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे जो है अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ये रेड लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूँ, वो बीटा एंगल बना रहा है। और ये रिफ्लेक्टेड रे कितना प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है, तो गामा। अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ सी एम, दिख रहा है आपको, ओ सी एम, है ना। तो ओ सी एम में देखो कि क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल का सम तीसरे एक्सटर्नल के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो क्या हो गया कि ये अल्फा और आई दोनों इंटरनल एंगल, अल्फा प्लस आई कर दिए, दोनों इंटरनल एंगल को जोड़ दिए। तो क्या होगा कि थर्ड एक्सटर्नल के बराबर, तो क्या होगा बीटा के बराबर, अल्फा और आई मिल करके क्या होगा, तीसरा एक्सटर्नल क्या हो गया ओसीएम में, बीटा के बराबर। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या करो, ओ आई एम, एक और ट्रायंगल ले लो, ओ आई एम, ओ आई एम दिख रहा है, ओ आई एम। अब ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, इसमें एक एंगल ये हो गया अल्फा और दूसरा एंगल ये पूरा पूरा, इधर से आई था इधर से भी आई, तो ये क्या हो गया 2i। तो क्या हो गया अल्फा प्लस 2i, दो इंटरनल एंगल इसमें भी क्या कर देंगे, थर्ड एक्सटर्नल के इक्वल कर देंगे। तो अल्फा और ये पूरा एंगल क्या हो गया ओ आई एम में, ये गामा के बराबर हो गया, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड कर दो आप। अब क्या करो कि ऑपरेट करो दोनों इक्वेशन को, क्या करो, तो 2 इंटू 1 -2। आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम इसमें से i को खत्म कर सके। दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऑपरेट करेंगे ताकि जिससे क्या हो, i के वैल्यू को हम हटा सके, है ना। और वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों i को हटाया गया है ना। तो 2 इंटू 1 -2 कर दिए, तो क्या हो गया 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा, और ये 2i माइनस 2i 0 हो गया। फिर क्या हो गया 2 बीटा, है ना इसका, और ये क्या हो जाएगा गामा माइनस गामा। तो अल्फा प्लस गामा क्या हो गया 2 बीटा के बराबर। ये तो अगर आ गया है तो समझो कि काफ़ी हद तक आपका डेरिवेशन जो है आ चुका है। और मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि किसी भी आर्क लेंथ और रेडियस के लिए जो रिलेशन होता है वो आपको याद, ये एल है और ये रेडियस आर था और ये थीटा था। तो थीटा क्या होता था एल बाय आर। ये हम लोग आर्क लेंथ के लिए और रेडियस के लिए रिलेशन हमने जाना था कि आर्क लेंथ अगर क्या थीटा एंगल बना रहा हो किसी भी सर्कल के सेंटर पे, तो क्या होता है एल बाय आर।
अब उसी चीज को इसमें हम अप्लाई करेंगे वैसे फंडा को। अल्फा आपका कहाँ है, तो ये है अल्फा, ये है अल्फा। तो अल्फा के लिए आर्क लेंथ क्या होगी, तो लगभग क्या होगी, पीएम, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, ये पीएम लगभग क्या होगी, आर्क लेंथ के इक्विवेलेंट, और पीओ क्या होगी, रेडियस के इक्विवेलेंट। फिर गामा कहाँ है, तो ये क्या है, पीएम, गामा के लिए पीएम क्या होगी, आर्क लेंथ, और ये पी आई क्या होगी, रेडियस। तो आपका क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन पी आई, है ना, और फिर इक्वल कर दो, 2 को कुछ नहीं करो, और ये इधर क्या हो जाएगा, बीटा। अब बीटा क्या होगा, तो बीटा के लिए ये देखो यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, तो उसके लिए भी ये लगभग क्या होगा, आर्क लेंथ के जैसा, एग्जैक्ट नहीं कर रहा, लगभग, है ना, पीएम अपॉन पीसी, है ना। अब क्या करो कि दोनों साइड पीएम है, तो पीएम पीएम काट दो कॉमन लेकर के, तो क्या बचा, पीओ। अब पी से ओ का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये इसको लिख दो, और पी से ओ मतलब लेफ्ट की तरफ है, तो क्या होगा, माइनस यू, है ना। और अब फिर क्या होगा, तो आपका P से I, तो P से I क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, I है इमेज का पोजीशन, तो ये क्या हो गया, माइनस V, और माइनस साइन हमने दोनों में क्यों दिया, तो हम लोग जानते हैं कि P क्या है, पोल ऑफ द मिरर है, और उसी को हम लोग ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव, और ओरिजिन के राइट में जो भी डिस्टेंस होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। और फिर PC बचा हुआ, P से C का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1/-r, है ना, ये साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। दोनों साइड माइनस कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर दो, और फाइनल फार्मूला हमारा क्या निकल के आ गया, तो फाइनल फार्मूला आ गया आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। तो ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला, है ना। आशा कर रहा हूं कि ये डेरिवेशन आपको काफी अच्छा लगा। ओके, तो हमने देखा कि u v r के बीच रिलेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं कि r किसके बराबर होता है, 2f के बराबर, तो r को क्या लिख सकते हो, 2f, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, r इक्वल्स टू 2f, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस हिसाब से फिर फाइनल फार्मूला क्या आ गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखो, आप या तो f के फॉर्म में या रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में, है ना। ये दोनों फार्मूला, इस फार्मूला को क्या कहा जाता है, तो मिरर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला, है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूं, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला जो है कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करोगे, है ना, जैसा कि मैंने साइन कन्वेंशन इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया, है ना। तो चलिए हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड आउट पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज, है ना। ये ऑब्जेक्ट कोई दिया हुआ है जो कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 60 सेंटीमीटर। तो P से इधर O के तरफ ले रहे हो, तो इधर की तरफ डिस्टेंस हमने क्या बताया कि निगेटिव होना चाहिए, P से इधर की तरफ है, लेफ्ट वर्ड है, तो U क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। और आपका R दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, तो चूंकि कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर P से C है ना, ये है, तो ये भी लेफ्ट वर्ड है P से डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा आपका, -40 सेंटीमीटर, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या जानते हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। तो हम सारे वैल्यू को पुट करें, 1/v प्लस 1/-60 इक्वल्स टू 2/-40, है ना। तो आप इसको करो, 1/v इक्वल्स टू इधर आ गया क्या, तो 1/60, और ये क्या हो गया, कट के -1/20, है ना। और ये 60 एलसीएम ले लो, और क्या हो गया, 1 - 3, तो v की वैल्यू क्या आ गया, -2/60 -1/30, है ना। यानी कि v की वैल्यू क्या हो गया आपका, तो आपका हो गया -30 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया क्या, इमेज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, है ना। और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या बताता है कि ये भी उसी साइड होगा,
जिस साइड ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्या होगा कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड होगा। दूसरी बात यह कि ऑब्जेक्ट किस साइड है, तो मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने ही है, तो ये क्या हुआ कि इमेज कौन सा बना, कि अगर मिरर के फ्रंट में बने तो वो इमेज कौन सा होगा, रियल होगा, है ना। तो आशा कर रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया। तो टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा या छोटा होता है कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि साइज ऑफ इमेज कहने का मतलब हाइट, यहां पे वर्ड यूज करेंगे क्या, तो हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या हाइट है, वही होता है लेटरल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल हाइट का है या ट्रिपल हाइट का है, वो चीज हमें इस लेटरल मैग्निफिकेशन में जानना होता है, समझना होता है। तो चलिए इसको हम फिगर में भी समझते हैं। यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एच आई ले लो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ ले लो, तो एच आई बाय एच ओ ही क्या होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन होता है। इसको आप फिगर में भी समझ सकते हो। सपोज करें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ए बी, तो ऑब्जेक्ट है तो इसको ले लो क्या, एच ओ, है ना। और यहाँ से एक रे को इंसिडेंट करो मिरर पे, पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से, तो ये पॉइंट हो गया फोकस। एक और रे ले लो, एक और रे ले लो आप, जो है यहाँ से, जो कि सी से पास करो, किससे, सी से पास करो, तो ये हो गया यहाँ। तो सी से जब पास कराओगे तो ये क्या होगा कि जिस रास्ते से सी से पास करने वाला कोई भी लाइन क्या होता है, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस लौट आता है। तो क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पे मिल रहे, तो यही क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज, है ना। तो ये देखो आप, अब कुछ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पॉइंट क्या हो गया, तो पोल ऑफ द मिरर हो गया, है ना। और इसको भी यहां से मिला दो, ये ट्रायंगल भी। तो देखो कि इन ट्रायंगल क्या, तो पी ए बी, पी ए बी दिख रहा है, एंड पी ए डैश बी डैश, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है मुझे ज्यादा, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल है, इसका भी ये एंगल वैसा ही है ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, दोनों के साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा आपका, तो आपका क्या होगा, ए डैश बी डैश, है ना, अपॉन पी ए डैश, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी ए, है ना। तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, तो हाइट ऑफ ए डैश बी डैश आपका क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज है ना। तो आप कर दो एच आई, अब प्रॉपर साइन पुट कर दो, चूंकि ये क्या है, डाउनवर्ड है, एक्सिस से नीचे है, तो माइनस एच आई। पी ए डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, पी से ए डैश का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और लेफ्टवर्ड है तो माइनस है ना। और ये क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चूंकि ऊपर है तो इसको प्लस एच ओ लिख सकते हो, है ना। और डिवाइडेड बाय पी ए क्या हो जाएगा, पी से ए का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, प्रॉपर साइन करोगे तो पी से ए की तरफ लेफ्टवर्ड डिस्टेंस है तो इसको माइनस साइन, है ना। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर क्या, एच आई बाय एच ओ क्या हो जाएगा, एम एच आई बाय एच ओ होता है, एक मिनट, तो आपका क्या हो गया, एम की वैल्यू हो गया एच आई बाय एच ओ, जो कि क्या आया है, यहाँ पे सब साइन वाइन कट के क्या हो जाएगा, माइनस वी बाय यू। आशा कर रहे हैं कि आपको ये लेटरल मैग्निफिकेशन भी समझ में आया।
तो हमने देखा कि इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि उसकी हाइट नेग्लिजिबल हो और लेंथ क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो। जैसे कि ये फिगर में है, सपोज करें इसका लेंथ क्या है, डी है, कितने डिस्टेंस पे है ये, तो आपका u डिस्टेंस पे है। तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट तो है नहीं, लेंथ दिख रहा है। तो ऐसे केस में जो है मैग्निफिकेशन का टर्म यूज होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, है ना। और ऐसे में मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कोरोस्पोंडिंग इमेज कुछ इस तरह से बना होगा, है ना। सपोज करें कि ये कितने डिस्टेंस पे है, v डिस्टेंस पे, और इसका जो है क्या है, लेंथ dv है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस फिगर के लिए क्या हो जाएगा, तो dv/du, है ना। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए हमने dv और du रिस्पेक्टिवली यूज किया है। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि dv क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ होता है, और du भी वेरी स्मॉल लेंथ है। आप कहोगे कि वेरी स्मॉल ही क्यों, तो इसका जवाब यह है कि आपके सिलेबस में जो है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, उसमें आपको वेरी स्मॉल के लिए ही डेरिवेशन निकालना है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला से जानते हैं कि 1/v + 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है, जिसको हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -1/v² और ये dv/du। अगर आप डिफरेंशिएशन जान रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ भी 1/u है तो वो हो जाएगा -1/u²। और 1/f क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फोकल लेंथ किसी भी मिरर का क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो -1/v² इंटू dv/du की वैल्यू क्या हो गया, 1/u², है ना। अब dv/du की वैल्यू क्या हो गया, तो -v², ये -1/v² को उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और -v²/u²। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का रेशियो होता है, वो और डायमेंशन जो हमें सेलेक्ट करना है वो किसके अलोंग, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, है ना। और इसका लिमिटेशन है कि क्या ये वैलिड किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला वैलिड ओनली व्हेन dv and du आर वेरी स्मॉल, है ना। जैसा कि dv और du हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि dv और du क्या होती है, वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। तो ये लिमिटेशन को याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो आशा कर रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन समझ में आया, है ना। अब इस पे जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड साइज ऑफ इमेज। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में 2 mm है, और डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। देखो कि ऑब्जेक्ट 2 mm लेंथ का है, बहुत ही कम लेंथ है, du की वैल्यू बहुत ही कम है ना। जहां पे देखो कि u 60 सेंटीमीटर है जहां पे, और साइज क्या है, 2 mm है, तो इसमें वो फॉर्मूला काम कर सकता है। पहले तो आप जो है क्या करो, v निकाल लो। तो देखो कि 1/v + 1/u क्या होता है, 1/f होता है या 2/r होता है ना। तो आपका जो है 1/v क्या हो गया, वो 2/r -1/u। अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, लेकिन फिगर में दिख रहा है कि क्या है, ये कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे मैं 40 लिख रहा हूँ, -40, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -40, और u की वैल्यू क्या है, तो -60। यहाँ माइनस करके प्लस हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे आप जो है इसको 60 एलसीएम ले लो, 2 से काट के, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो मैं 60 ले लिया और अब क्या हो जाएगा, -3 अब +1, तो ये क्या हो गया, -2/60। तो v की वैल्यू क्या हो गया आपका, -30 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि dv/du क्या होता है, -v²/u²। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके dv की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -du इंटू v/u का होल स्क्वायर, है ना। तो आपका ये माइनस साइन रहने दो, और ये du कितना है, तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो कि दिया हुआ है 2 है ना। और v कितना निकाले तो -30, u कितना है तो -60, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो आप ये सोच रहे हो कि ये mm है और ये सेंटीमीटर है, तो कैसे लिख दिया, तो आप कट भी मान लो कि इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो 2 ही सेम क्वांटिटी का है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ये 30/60 हो जाएगा कट के, क्या 1/2, तो स्क्वायर करने पे 1/4, है ना। तो ये क्या हो गया, -0.5 mm, है ना। तो इस तरह से आप जो है इमेज का लेंथ निकाल लिए हो। आशा कर रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ए से जो है मिरर के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। यानी कि आप ऑब्जेक्ट के साइज को स्मॉल नहीं मान सकते हो, यानी कि dv/du वाला जो फॉर्मूला अभी यूज किए हो वो यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा, है ना। तो सवाल ये उठता है कि अब हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों इंड को डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। जैसे कि ये इंड है ना ऑब्जेक्ट का, तो इसको जो है अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, और इस इंड को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। मान लो कि ए पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस क्या ले लोगे, तो यही है डिस्टेंस ए का, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ले लोगे ए पॉइंट के लिए, -60 सेंटीमीटर, है ना। और फिर एंड बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये वैल्यू क्या होगी, तो यही होगी u2, और कितना होगा -60 -20 गया तो ये -40 कर दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ u2 की वैल्यू क्या होगी -40, है ना। और उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर, और फिगर में दिया हुआ कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, -40। कॉनकेव है इसलिए मैंने -40 लिखा है। अब हम लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u क्या होता है, 2/r होता है ना। इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो, तो 1/v क्या होता है, 2/r -1/u, है ना। और उसी तरह से अब जो है पहले के लिए अगर u1 ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग इमेज निकाल लो, है ना। u1 ऑब्जेक्ट के लिए कोरस्पॉन्डिंग इमेज निकाल लो। सपोज करें वो क्या है, v1 है, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/r की वैल्यू -40, अब माइनस कर दो, कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा v1 के लिए, तो ये u1, तो ये -1/60, है ना। तो ये हो गया 1/20, और माइनस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/60। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/v1 आपकी होगी 1/60, एलसीएम आ गया, और ये क्या हो गया -3 अब +1, तो v1 की वैल्यू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह से ये u2 जो है उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग v2 क्या होगी, तो 1/v2 की वैल्यू होगी आपकी, इसी फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, 2/-40, और यहाँ माइनस है, और ये कर दो क्या, तो u2 की वैल्यू -40, है ना। तो ये क्या हो गया 1/20 अब -1/40, और ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, -1/40, है ना। तो v2 की वैल्यू क्या हो गया, -40। हमने दोनों एंड के जो पॉइंट थे उनको डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, और कोरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया कोरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस को। अब ये मान लो कि ए था, कितना था ये आपका 60 सेंटीमीटर, ये एंड है ना, तो उसके लिए 60 के लिए क्या आया है इमेज डिस्टेंस, 30 आया है, तो 30 कहीं ना कहीं होगा, तो उसको क्या कर दोगे, ए के लिए हम कर देते हैं a',
है ना। और फिर ये V2 किसके लिए आया है, तो U2 के वाले के लिए आया है, और U2 किसके लिए, तो B के लिए, तो कितना आया 40, तो ये 30 पे है, A डैश 30 पे है, तो आप B डैश किसके लिए होना चाहिए, तो B के लिए, कोरस्पॉन्डिंग किसके लिए, तो B के लिए, तो कितना पे, तो 40 पे दे रखा है, तो 40 तो यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 40 यहाँ पे, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग इमेज इसके लिए 40 आया है, तो ये B डैश यहाँ कर दो, तो ये हो गया, पूरा डिस्टेंस कितना है 40, और यही हो गया लेंथ, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ऑफ इमेज आपका हो गया कितना, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है 40 माइनस 30, है ना, 40 माइनस 30, और ये कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो तो उसका भी इमेज का साइज निकाला जा सकता है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको आशा कर रहा हूं कि समझ में आया, आशा कर रहा हूं कि हमारा ये लेक्चर आप एंजॉय किए हैं। थैंक यू।